नमल। वो अपने सर्वेंट रूम से खामोशी से निकली और बिल्ली की चाल चलती हुई घर की पिछली सिमत जाने लगी। आज उसे दरख्त पे चढ़ने की ज़रूरत ना थी। सिर्फ नेक्सी के अकब में मौजूद पुराना छोटा दरवाज़ा खोल दिया तो देखा वो सुर्ख मफलर ओढ़े सामने खड़ा था और जेबों में हाथ डाल रखे थे। मेरे पैसे लाए हो? मुलाजमा ने इश्तियाक और दिलचस्पी से पूछा। उसने पैंट की जेब से खाकी लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। गिन लो, पूरे हैं। वो लिफाफा थामते हुए मुस्कुराई। मुझे तुम्हारा यकीन है फारिस, तुम मेरे मालकों जैसे नहीं हो। और यह कहकर फियोना ने गर्दन मोड़कर दूर नजर आते कसरे करदार को देखा। सुर्ख मफलर वाला शख्स 2 कदम करीब आया तो उसका चेहरा चांद की रोशनी में वाजिया हुआ। वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराता हुआ फारिस था। थैंक यू फियोना, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम न होती तो मैं सादी का पासपोर्ट हाशिम तक न पहुंचा सकता और फिर मुझे उसके लॉकर से उसकी कीमती कारोबारी कागज़ कौन लाकर दे सकता था भला। मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है फारिस। मैरी के होते हुए मैं यहाँ राज नहीं कर सकती थी। मैंने जान लिया था। और अब उसने लिफाफा उठाकर दिखाया। मैं अपने मुल्क वापस जा रही हूँ। और वो क्या था जो तुमने कहा था? क्या है मेरे नाम का मतलब? फियोना यानी गोरी खूबसूरत लड़की, वो मुस्कुरा के बोला। हाँ, अब मैं अपने नाम की तरह खूबसूरत ज़िंदगी गुजारूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मिसेस कारदार की तरह न बन जाऊं। पैसा ख़त्म हो जाता है फियोना, अच्छे काम बाकी रहते हैं। फिर उसने घड़ी देखी। मैं चलता हूँ, जुमर ने घर में डिनर पे मधु कर रखा है और मैं लेट नहीं होना चाहता। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। बॉन वोवेज। मुस्कुरा के हाथ उठा के अलविदा कहता वो मुड़ गया। फिर उसी तरह जेबों में हाथ डाले वो जाता गया। वो मुस्कुरा के उसे देखेगी। बिलाखिर वो अब इस ऊंचे महल और इसकी साजिशों से आज़ाद होने जा रही थी। और इंटरोगेशन रूम में बैठा हाशिम जैसे किसी ख्वाब से जागा था, एकदम चौंक कर तफ्तीशी अफसर को देखने लगा। उन्होंने मुझे मेरा खामोश रहने का हक इस्तेमाल नहीं करने दिया। मैं मुजरिम था, सदी के अगवा का, मगर उन्होंने मुझे नामजद नहीं किया क्योंकि जिस लम्हे मैं मुलजिम बनता मैं खामोश हो जाता। वो ख्वाब किसी कैफियत में बोल रहा था। मैं अपना वकील कर लेता, मगर वो चाहते थे कि मैं बोलता रहूं। गोया करंट खाकर उसे देखा। वो तुम नहीं थे। तुमने सदी का पासपोर्ट नहीं दिया था। वो गुमनाम मैसेजेस करने वाले वो तुम नहीं थे। वो फारिस था। डैम इट, उसने मुझे सेटअप किया है। उसने बेबस भरे गुस्से से मेज़ पे हाथ मारा। कारदार, तुम्हारी ट्वीट्स को भी हमने डिक्रप्ट कर लिया है। तुम्हारी वो रैंडम नंबर्स वाली ट्वीट्स हर दहशतगर्दी की वारदात के बाद आती थीं और वो खुफिया कोड्स पे मुश्तमिल होती थीं और जवाब में एक मारूफ अस्करी विंग का सरबरा शवाल से ट्वीट किया करता था। वो भी इसी शिफ्ट साइफर पे मुश्तमिल होती थी जो तुम इस्तेमाल कर रहे थे। डैम इट, मैंने कोई ट्वीट्स नहीं की। उसने गुस्से से मेज़ पे हाथ मारा। देखो, वो मुझे फंसा रहा है। उसने बोला कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है। मैं सिर्फ उसके कहे पे अमल कर रहा था। मैं किसी कोड्स के बारे में नहीं जानता। और डैम इट, उसने परेशानी से पेशानी 2 उंगलियों से दबाई। सर पे झूलता तेज बल्ब, इर्द-गिर्द का अंधेरा, उसका सर फटने को था। तुमने दहशतगर्दों के बारे में जो बातें कहीं वो सच थी, मगर हम जानते हैं कि सादी उस वक्त श्रीलंका में तुम्हारी कैद में था। सारा मुल्क जानता है। तो फिर वो मालूमात तुम्हें कौन देता रहा? वो बेतासुर अंदाज में पूछ रहा था। वो सब झूठ था। सादी दहशतगर्द नहीं है। वो तो मैं उसको फंसाने के लिए कह रहा था। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। ये सब गाजी ने किया है। उसने मुझे फंसाया है। तुम्हें वो पहले दिन से जानता था। तुम्हें उसने बोला था ना कि अदालत में आना। और देखो हाशिम कैसा हसास मालूमात ऑन रिकॉर्ड कहता है। डैम इट, वो चकरा के रह गया था। हमारे पास वारिस काजी के लैपटॉप की फाइल्स भी हैं और एक मेमोरी कार्ड भी है जिससे मालूम होता है कि तुम्हारी फ्रंटमैन कर्नल खावर एक आला अफसर और उसके ख़ानदान की हलाकत में मुलविस था। जानते हो ये कितने संगीन जुराइम हैं? मगर हाशिम पेशानी पकड़े नफ़ी में सर हिलाता रहा। उसने मुझे ट्रैप किया है। मैं कुछ नहीं जानता। ये लाइट बंद करो। वो कुछ नहीं बोला। वो आखिर में चिल्लाया था। सारे जिस्म पे पसीना आ रहा था।
और दिमाग दर्द से फटने को था। वो बंगला छोटा सा खूबसूरत सा था और उसके लॉन में एक ऊंचा सा बटल पाम का दरख्त था। फारिस ने कार रोकी, मुस्कुराते हुए मैरून मफलर उतारा और तह करके डैशबोर्ड के अंदर रख दिया। ये उसने वारिस के उस स्वेटर से काट कर बनाया था जो जेल में अमल और सारा उसके लिए लाई थी। उसका ऊन उसे वारिस की याद दिलाता था और इतने महीनों से हाशिम के खिलाफ शतरंज की एक एक चाल चलते हुए ये पहनकर उसे लगता था वो इस कर्ज को उतार रहा है जो वारिस उसके ऊपर छोड़ गया था। आज सारे कर्ज उतर गए थे, सारे हिसाब पूरे हो गए थे। घर के अंदर जा बजा पैक शुदा कार्टन रखे थे। नुदरत और हन्ना सारा दिन काम करती रही थी और अब खाना खाया जाना था। डाइनिंग टेबल तक आया तो जुमर खाना लगा चुकी थी और सब नशिस्तें संभाले बैठे थे। इतनी देर लगा दी, जुमर ने आंखों में खफकी लिए घूरा। नौकरी की तलाश में निकला था, देर तो होती ही है ऐसे कामों में, वो खुशगवार अंदाज में कहते हुए कुर्सी खींच कर बैठा। नुदरत ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? फारिस ने फ़ौरन मुंह सीधा किया। नहीं तो, वो संजीदा शक्ल बनाए प्लेट में खाना निकालने लगा। जुमर ने एक गहरी नज़र डाली, फिर मेज़ को देखने लगी। सब खाना शुरू कर चुके थे। उसे ख्याल आया कि पानी नहीं रखा। मैं पानी लाती हूँ। वो उठी और पानी लेकर आया। फिर देखा टिश्यू नदार्द, दोबारा गई और टिश्यू का डिब्बा लाकर मेज़ पे सजाया। फिर किसी और ख्याल से उठी। बैठ जाओ जुमर, नुदरत ने टोका था। घर की मालकिन का काम खाने के दौरान मेज़ से बार बार उठना नहीं होता। उसका काम है खाना बनाना और खाना लगाना, चाहे मेहमान हों, घर वाले या ससुराल वाले। अगर तुम खाने के दौरान बार बार उठकर ताज़ा फुलके लाकर दोगी या उनके नखरे उठाओगी तो तुम्हारी तो आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग टेबल से जगह ही ख़त्म हो जाएगी। उनको तुम्हारे बगैर खाने की और तुम्हें उठाने की आदत पड़ जाएगी। आदतें औरतें खुद बिगाड़ती हैं और फिर जब ससुराल वाले सर पे चढ़कर नाचने लगते हैं तो शिकायत करती हैं। नए घर, नई ज़िंदगी में सेटल होने के बाद लड़कियों को बहुत अच्छा बनने और जी हजूरी करके बढ़ चढ़ कर खिदमत करने की बजाय सिर्फ इतना काम करना चाहिए जितना वो अपने घर में करती थी, क्योंकि वो इतनी ही जिम्मेदारी आगे भी निभा सकती थी। जिम्मेदारी इतनी लो जितनी निभा सको। जुमर आहिस्ता से वापस बैठ गई। बस करते अम्मी, आप पे ये मुखलिसाना मशवरे सूट नहीं करते। हुनैन ने बेजारी से लुकमा दिया और नुदरत ने सिर्फ घूरा। पराया घर देखकर जूते तक हाथ ले जाने से खुद को रोके रखा। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। सारे दौरानिए में फारिस के लबों पे मुस्कुराहट रेंगती रही। सारी अदाकारी एक तरफ, वो इस मुस्कुराहट को नहीं छुपा रहा था। खाने के बाद सैम टीवी लाउंज में जुमर फारिस का टीवी देखने चला गया। बड़े अब्बा को भी साथ ले गया था। बड़े दिन से घर से वो शैतान का डब्बा गायब था तो यहाँ टीवी देखने में मज़ा आ रहा था। नुदरत नमाज़ पढ़ने कमरे में चली गई थी और वो चारों मेज़ पे बैठे रह गए। स्वीट डिश खाई जा चुकी थी और वो यूं ही बैठे थे। आज मैं नौशरवान से मिला, सादी ने खाली कप में चप्पल हिलाते सर उठाकर कहा। साथ बैठी हुनैन ने जहाँ चौंक के देखा था वहीं सामने बैठे जुमर और फारिस भी हैरान हुए। फिक्र ना करें, वो बस माफ़ी मांग रहा था। वो अमेरिका जा रहा है, जॉब मिल गई है उसे उधर। तुमने क्या कहा? मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता था, सॉरी, मगर मैं खुद को मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह कुरान में कहता है वारिसों को खून माफ़ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये तो फिर मेरा अपना खून था। उसने सादगी से शाने उचकाए। सब खामोश हो गए। अगर अदालत उसको सज़ा दे देती तब तुम माफ़ कर देते उसे? जुमर ने नरमी से पूछा। सब गौर से सादी को देख रहे थे। जी, मैं तैयार था। मुझे यकीन था कि अदालत मेरे हक़ में फ़ैसला देगी, लेकिन शायद हमारा केस कमज़ोर था। फिर शिकवा कुना नज़रों से जुमर को देखा। मैं आपको कहता रहा कि केस हाशिम के खिलाफ होना चाहिए, मगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया था। फारिस ने कान खुजाते हुए कंधे उचकाए। अगर हमारे पास वो फाइल्स होती, हना का मेमोरी कार्ड होता या हाशिम को मेरा पासपोर्ट ना मिलता तो हमारा केस कमज़ोर ना होता। वो अफसोस कर रहा था। हुनैन और फारिस ने एक दूसरे को देखा और जुमर ने बारी बारी इन दोनों को। फिर सादी को मुखातिब करके बोली, वैसे सादी, गलती तुम्हारी है। पाकिस्तान आ रहे थे तो किसी को अपनी फ़्लाइट का इल्म ना होने देते। उसको मालूम था तुम्हारी फ़्लाइट का, इसीलिए तो उसने तुम्हारा पासपोर्ट चुरा लिया। किसी को भी मेरी फ़्लाइट का इल्म नहीं था जुमर।
वो तन कर बोला, किसी को मालूम नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, सिवाय। वो बोलते बोलते रुक गया, चौंक के फारिस को देखा। आपको मालूम था? सिर्फ आपको? हुनैन ने गड़बड़ा के, और जुमर ने बड़े मज़े से मुस्कुरा के उसे देखा। फारिस शदीद गैर आरामदेह हुआ, कुर्सी पे पहलू बदला। हाँ तो? और साथी, शायद फारिस ने ही तुम्हें कहा था कि तुम अफ़गानिस्तान के रास्ते से हो, है ना? जुमर महफूज अंदाज में मुस्कुराहट दबाए बोली थी। फारिस ने बेयकीनी से उसे देखा। ये जानती थी? मगर साथी सुन बैठा था। और वो फाइल्स, वो मेमोरी कार्ड, वो तो किसी छोटे मोटे सुर्ख मफलर वाले आदमी ने चुराया था। हना, वो सब क्या था? वो उसकी तरफ घूमा। हुनैन तेज़ी से खड़ी हुई। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। साथी ने हाथ से खींचकर उसे वापस बिठाया। वो शर्मिंदगी से आंखें मींच कर बैठी। मेरे पास आर्टिकल 13 के तहत खामोश रहने का हक है। तुम ना बताओ नैन, मैं बताती हूँ। जुमर यूसुफ थोड़ी तले हथेली रखे दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए बोल रही थी। जब गवाह झूठ बोलते हैं अदालत और पुलिस के सामने, उन्हें किसी शख्स को बचाना होता है तो उसका हुलिया उलट बताते हैं कि जी मौका से फरार होने वाला मुलजिम छोटा मोटा था, जबकि वो दाएं तरफ हाथ से इशारा किया काफ़ी स्मार्ट और कदावर सा था। वो जलकर बड़बड़ाया था, बहुत शुक्रिया, जोड़े हिलना हो तो। आपने चुराए थे वो सब हुनैन के कमरे से? साथी दंग रह गया था। किसी ने कुछ नहीं चुराया सादी डियर, मेरे शोहर और तुम्हारी बहन ने हमसे झूठ बोला। फारिस ने घर से जाते वक्त हुनैन से वो चीज़ें ले ली और उसको कहा कि कहे वो खो गई हैं। हुनैन ऊपर गई, खिड़की खोली और चीख मारी। हम लोग ऊपर गए तो उसने हमें लंबी सी कहानी सुना दी, जो मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी, क्योंकि एक नन्हा सा मेमोरी कार्ड अगर मुबैना चोर ने पकड़ भी रखा हो तो वो इतनी दूर से हन्ना को कैसे नज़र आ सकता है, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वारिस गाजी की फाइल्स भी हुनैन खोल चुकी थी। हुनैन हमें उसने कहा कि उसमें फ्रोज़न के सिवा कुछ नहीं है और असल फाइल्स कहीं और मुंतकिल कर दी। मैंने सच कहा था, वो तेज़ी से बोली। मामू ने मुझसे पहले वो उधर से डिलीट करके अपने पास मुंतकिल करनी थी, और बाकी सारी बातों पे आर्टिकल 13 के तहत मुझे खामोश रहने का हक है। वाह! सदी ने गुस्से से फारिस को देखा, जो गर्दन मोड़ के दीवार को देख रहा था, बुरे बुरे मुंह भी बना रहा था। आप मेरा केस कमज़ोर करते रहे। फारिस ने तन कर उसे देखा। इन सब के बावजूद भी केस साबित ना हो पाता सादी। मैंने सिर्फ इन चीज़ों का अच्छा मुशर्रफ ढूंढा। इन सबूतों को अदालत में दावदार करने के बजाय केस को नुशरवान तक महदूद रखा, ताकि हाशिम खामोशी का हक इस्तेमाल ना करे और बोलता रहे। वो जीतना चाहता था हर कीमत पे। मैंने उसे जीतने दिया। आपने उसे कहा कि वो मुझे दहशतगर्द साबित करे। उसने मेज़ पे ज़ोर से हाथ मारा, हालांकि असल दहशतगर्द कोई और है। खफगी से जुमर को घूरा, जिसने मुस्कुरा के शाने उचकाए, फिर बात जारी रखी। तुम कुछ भी साबित ना हो पाते, मगर वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके खुद को फंसा लेता। मैंने सिर्फ एक एजेंसी से डील की कि वो आकर खुद देख ले कि हाशिम क्या कहता है, और वो चश्मे वाला आदमी वो एजेंसी का था, मगर आप तो उसको जानते तक नहीं थे। सदी ने तंजिया कहा था। फारिस ने बेबसी से एक उंगली से ठोड़ी खुजाई। मुझे क्या मालूम था वो किसको भेजते हैं? शुरू में तो मैं नहीं पहचानता था उसे, मगर उसके फिंगरप्रिंट से मालूम हो गया था कि वो कौन है। मगर हमारे सामने आप अदाकारी कर रहे थे कि आपको नहीं पता, आप उसको नहीं जानते। नवाजिश। और जब आमिर को शक हुआ कि कोई करीब का बंदा इन्वॉल्व है, तो आपने मेरा शक हसीना पे डलवाना चाहा। बेचारी हसीना, जुमर ने की आवाज़ निकाली। तो क्या अपने ऊपर डलवाता? फिर तुम लोग कानून की सरबुलंदी की चलती फिरती मिसालें मुझे कहाँ कुछ करने देते। वो खफा खफा लग रहा था। और कौन कौन इन्वॉल्व था आपके साथ? साथी ज़्यादा खफा था। फारिस अब कोई फरार नहीं इख्तियार कर सकता था। हाशिम की मुलाजमा फ्योना, वो छोटे मोटे काम कर देती थी। मेरा जेल का दोस्त जलालुद्दीन, उसकी मदद से मैं हाशिम को कुछ कोड्स भेजता था, जिनको वो नए कारोबार मौके की लालच में ट्वीट कर देता था। साथी ने आबरू उठाई। पहली दफ़ा फारिस मुकम्मल मुस्कुरा कर हंसा। हाँ था, क्योंकि आज से एजेंसी वाले उसे उठा कर ले गए हैं और वो अब दोबारा सूरज नहीं देख सकेगा।
مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ زمر محفوظ ہوئی تھی۔ تم اتنے مسکرا جو رہے تھے نوکری ڈھونڈنے کے بہانے۔ محترمہ، آپ نے غور نہیں کیا شاید، میں نے ڈیل کی تھی۔ میں ان کو دہشت گردوں کا ایک سہولت کار دوں گا اور وہ جواب میں میری ایجنسی میں میری نوکری واپس بحال کروائیں گے۔ زمر کے چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ امڑ آئی۔ مطلب اب تم بے روزگار نہیں رہے؟ جی ہاں، اب میں بے روزگار نہیں رہا، وہ طنزیہ مسکرا کے بولا۔ ساتھی نے اسی خفگی سے میز بجائی۔ اپنے مسئلے بعد میں سنبھالیے گا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں۔ سب کچھ تو بتا چکا ہوں، اور کیا رہ گیا ہے؟ وہ اکتا گیا۔ ماموں، آپ نے ہمیں ایک بات کبھی نہیں بتائی۔ حنین فوراً چہکی۔ ساتھی نے اسے خفگی سے اس کے سر پر چمیٹ لگائی۔ اس نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بھائی، اگر آپ دونوں پہ ماموں نے اعتبار نہیں کیا اور مجھ پہ کیا تو پلیز جیلس نہ ہوں۔ اچھا، اور سنجیدگی سے فارس کی طرف گھومی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ساتھی بھائی کو نوشیروان نے گولی ماری ہے، اور یہ کہ وہ ہاشم کی قید میں ہے۔ اب وہ تینوں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ڈائننگ ہال پہ سناٹا طاری ہو گیا اور وہ شدید غیر آرام دہ محسوس کرنے لگا تھا۔ میں ہر بات بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ تینوں خاموشی سے اسے گھورتے رہے۔ فارس نے تھک کر گہری سانس لی۔ وہ نیکلس، اس نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ جب ساتھی غائب ہوا تو میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ پولیس، زمر، سب اسی لیے تلاشی لے رہے تھے کہ کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میں اسی لیے تلاش لے رہا تھا کہ اور کیا کیا نہیں موجود۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ نیکلس غائب ہے جو اس روز ہاشم نے ساتھی کی جیب میں پلانٹ کروایا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ صبح وہ ہاشم کے آفس سے گیا ہوگا نیکلس واپس کرنے۔ زمر اور حنین کسی حلیمہ کا نام لے رہے تھے۔ میں نے پتہ کیا اور معلوم ہوا کہ ہاشم کی سیکرٹری کا نام حلیمہ ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے فیونا کو چند پیسے اوپر دے کر خرید لیا۔ اب سارا مسئلہ واضح تھا کہ یہ کاردارس کا کام ہے۔ پھر رک کر خفگی سے زمر کو دیکھا۔ اور آپ کب سے میری سرگرمیوں سے واقف تھیں؟ آخری اطلاعات تک میں آپ کی بیوی ہوں، اور جس مفلر کو آپ کار کے ڈیش بورڈ میں چھپا کر رکھتے ہیں وہ کار میں کئی دفعہ ڈرائیو کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ استغفر اللہ، کسی شریف انسان کی ذاتی چیزوں کی تلاشی لینا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ نہیں، میں نے سوچا شاید کسی پرانی کلاس فیلو کی کوئی باقیات مل جائیں ادھر۔ یار، آپ دونوں لڑ بعد میں لینا، پہلے مجھے حساب دیں۔ مجھے اتنے مہینے اندھیرے میں کیوں رکھا آپ نے؟ وہ جھنجھلا کے کہہ رہا تھا، مگر میز کی دوسری طرف بیٹھے زمر اور فارس ایک دوسرے کی طرف موڑے شروع ہو چکے تھے۔ اس نے بے بسی سے حنین کو دیکھا جو فوراً گڑبڑا کے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ اٹھائے۔ آرٹیکل 13 بولا اور اندر بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے ندرت کو مخاطب کر کے پوچھا، ویسے امی، یہ حسینہ نے اتنی قیمتی موبائل لیا کیسے؟ امی نے نماز سے ابھی ابھی سلام پھیرا تھا۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگی، اس نے یا تو اپنا زیور بیچا ہے یا اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر لیا ہے، اسی لیے اس سوال پہ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ تم لوگ اپنے موبائل، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ جب اس کے سامنے استعمال کر رہے ہوتے ہو تو کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا حنین کہ ہم قیمتی شاپنگ اور بھرے فریج سے اپنے ملازموں کو کتنے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور وہ سر جھٹک کر نوافل کی نیت باندھنے لگی تھی۔ حنین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آئس کریم پارلر میں بجتی موسیقی کسٹمرز کے شور میں دب سی گئی تھی۔ ہر میز پہ رش لگا تھا۔ ایسے میں بمشکل حنین نے 2 افراد کی ایک میز قابو کی، اپنا بیگ ادھر رکھا اور پھر ساتھ کھڑی زمر کو مسکرا کے دیکھا۔ میں ہماری جگہ رکھتی ہوں جب تک آپ آئس کریم لے کر آئیں۔ پھر ذرا جتا کر بولی، ظاہر ہے اتنے عرصے بعد آپ نے میرے لیے وقت نکالا ہے تو آرڈر بھی آپ لائیں گی۔ اور مسکرا کے اپنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور بالوں کو فرنٹ چوٹی میں باندھے ہوئے تھی اور ماتھے پہ گرتے بال تازہ کٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ شور، زمر جو سامنے سینے پہ بازو لپیٹے اور بالوں پہ سن گلاسز لگائے کھڑی تھی، مسکرا کے کندھے اچکائے بولی، تمہارے لیے کون سا فلیور لاؤں؟ آج واقعی عرصے بعد وہ دونوں سارے جھمیلوں سے آزاد ہو کر فرصت سے مل بیٹھی تھیں۔ جو اپنے لیے لے اس کے بالکل الٹ وہ ہتھیلیوں پہ ٹھوڑی گرائے بیٹھی مزے سے بولی تھی۔ زمر سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ پھر جب واپس آئی تو ہاتھ میں 2 کپس تھے۔ دیکھ لو، اندر سے دونوں آئس کریمز ایک جیسی ہیں مگر اوپر سے ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ ہنا ہنستی اور کندھے اچکا کر اپنا کپ قریب کھسکا لیا۔
वो भी अब सामने बैठ चुकी थी। इर्द गिर्द शोर और रश वैसा ही मौजूद था, मगर वो दोनों चूंकि फरागत से एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे थीं, तो वो धीरे धीरे इतराफ़ से ध्यान हटता गया, यहाँ तक कि उनको लगा वो तनहा बैठी हैं। सो सुमर यूसुफ, कैसा जा रहा है आपका नया घर? हुनैन चम्मच से फल के टुकड़ों को आइसक्रीम में मिक्स करते हुए पूछने लगी। मुझे लगता था शादी का केस ख़त्म होगा तो मुझे बहुत वक्त मिल जाएगा, मैं फारिग होंगी, मगर वर्किंग वूमन के लिए फरागत एक ख्याली पलाव है, या शायद मसरूफियत की आदत पड़ जाती है। तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ, घर में सब ठीक हैं। अरे हाँ, मैं होम डेकोर और होम इम्प्रूवमेंट पे एक किताब लिख रही हूँ। क्या मैंने आपको बताया? गालिबन तुम मुझे पिछले 2 हफ्तों में 200 दफ़ा बता चुकी हो। अना ने बुरा मुंह बनाकर उसे देखा। रोज़ तो मिलते हैं हम, अब समझ ही नहीं आता कि और सुनाओ का जवाब क्या दे इंसान। तुम्हें याद है हुनैन, मैं और तुम एनेक्सी के तहखाने में ज़मीन पर बैठकर रात के अंधेरे में एक दूसरे से सच बोला करते थे। सुमर आइसक्रीम खाते हुए मुस्कुरा के याद कर रही थी। हना की आंखें चमकी। चलें आज फिर एक दूसरे से सच बोलते हैं, पहले आपकी बारी। वो मुंह में क्रीम से उभरा चम्मच रखकर निगाहें ऊपर किए सोचने लगी। फिर हना को देखा और मुस्कुराई। जब तुम छोटी थी तो मैं अक्सर तुम्हारे घर में चाबियाँ भूल जाती थी जानकर, और मुझे कई साल बाद मगर समझ आ गई थी कि आप वो जानकर भूलती हैं, और मैं खिड़की से आपको देखा करती थी। हना खफीफ सा हंसती। मुझे यकीन था कि आप पलट आने वालों में से हैं, और तुम भी। चंद लम्हे के लिए दोनों के दरमियान आज़ुर्दा सी खामोशी छा गई। फिर हना ने उदासी दूर करने को मुस्कुरा के सर झटका। अब सब ठीक है, अब हमने उदास नहीं होना। चलें अब फिर से आपकी बारी। मुझे तो और कुछ याद नहीं आ रहा। जुमर ने बेबसी से कंधे उचकाए। अच्छा एक बात बताएं। वो दरमियान में चम्मच को लबों के अंदर रखकर रुकी, उसे मुंह में घोला, फिर बोली, आबदार के बाद क्या आप पुरसकून हैं? मेरा मतलब है आपको फारिस मामू की तरफ से, भले आपको चढ़ाने और जलाने के लिए ही सही, दूसरी औरत वाला धड़का तो नहीं लगा रहता ना? हरगिज़ नहीं। जुमर ने फ़ख्र से गर्दन कड़ाई। मुझे यकीन है कि आइंदा वो मुझे तंग करने के लिए भी किसी दूसरी औरत का नाम नहीं लेगा। चंद सानिए दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखती रहीं। फिर हना ने जुबान खोली। ये सच नहीं था। बिल्कुल ये सच नहीं था। सुमर ने गहरी सांस ली और वो दोनों हंस पड़ी। वैसे तुम खुश हो मेरे और फारिस के जाने से? हना ने आबरू उचकाए। वे बेनियाजी से उधर उधर देखा। मैं अब काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ। आप शादी भाई को ज़्यादा तवज्जो दें या फारिस मामू को, मैं अब बिल्कुल भी जेलस नहीं होती। ओके, मगर ये झूठ था। ऑफ कोर्स ये झूठ था। हना झुरझुरी सी लेकर अपने कप पे झुक गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। सुनो हना, हमें ये सब आइसक्रीम के कप्स की तरफ इशारा किया। ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से सच बोलना सीख जाएं। क्या ये सच था? हना ने उसको देखकर पलकें झपकाईं तो वो हंस पड़ी और अपने कप में चम्मच घुमाने लगी। मौसीकी अब भी इंसानों के शोर और कहकों के अंदर डूबी हुई थी और आइसक्रीम पार्लर में रश बढ़ता जा रहा था।